हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू लॉ गुरुकुल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन पिनल कोड दैट इज आईपीसी। अगर आप एमएच सेट, एल सेट या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें लीगल रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आईपीसी उस लीगल रीजनिंग का ही एक पार्ट है। आज के इस वीडियो में हम आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उन्हें चूज करना है। ऑप्शन ए, इट इज ओनली द यूज ऑफ फोर्स विच डिस्टिंग्विश राइटिंग फ्रॉम एन अनलॉफुल असेंबली। अगर राइट और अनलॉफुल असेंबली को हमें डिफरेंशिएट करना है तो उसमें यूज ऑफ फोर्स ही है जो एक सेपरेट अलग मैटर है इन राइट एंड अनलॉफुल असेंबली। A right is an unlawful assembly in a particular state of activity. किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए जो अनलॉफुल असेंबली होती है उसे ही राइट कहते हैं। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। अगर आपने अनलॉफुल असेंबली और राइट की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन तो वेरी इजीली आंसर कर पाओगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अनलॉफुल असेंबली और राइट के बीच का डिफरेंस यही है कि अगर उसमें यूज ऑफ फोर्स आ जाता है, अगर इसमें अनलॉफुल असेंबली में वायलेंस आ जाता है तो वो राइट की कैटेगरी में आ जाता है, फिर हम उसे राइट कहते हैं। तो राइट एक अनलॉफुल असेंबली ही है, लेकिन क्या है, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एक्टिविटी के लिए होता है। अगर हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जा रहे हैं और उसमें स्पेसिफिक एक्टिविटी अगर हम इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं जैसे कि फोर्स और वायलेंस, तो वो अनलॉफुल असेंबली जो है वो राइट बन जाती है। इसीलिए बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, वेयर अ कंपैक्ट बॉडी ऑफ पर्सन्स आर्म्ड विद क्लब्स हेडेड बाय अ मैन कैरिंग अ गन endeavored to take forcible possession of land, one of the opponents was shot dead by their head. इस टाइप के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और कौन सी सिचुएशन दी गई उसे अंडरस्टैंड करना है, तब हम इनमें से करेक्ट आउटकम, इसका जो करेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है उन्हें हम चूज कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ लोगों का ग्रुप जो है, अ बॉडी ऑफ पर्सन्स आर्म्ड विद क्लब्स, क्लब्स यानी कि वेपन्स, तो कुछ लोगों का ग्रुप है जिनके पास वेपन्स है और उनका हेड है एक, हेडेड बाय अ मैन, एक मैन उन लोगों को गाइड कर रहा है, उनका हेड है। ही वॉज कैरिंग अ गन, उसके हाथ में गन, जो हेड है उसके हाथ में गन है, बाकी सबके पास डेडली वेपन्स है और वो सारे ग्रुप बना करके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? टू टेक फोर्सेबल पोजेशन ऑफ लैंड, किसी लैंड के को फोर्सेबली पोजेशन के लिए ये सारे लोग जा रहे हैं। इस केस में क्या होता है, वन ऑफ द ओपोनेंट वाज शॉट डेड बाय देयर हेड, उसके हेड के थ्रू किसी एक ओपोनेंट को गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में अपनी लीगल थिंकिंग, लीगल माइंड की एबिलिटी को अप्लाई करते हुए इनमें से करेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके, उसको आपको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज देयर, ऐसे होने से ऑल ऑफ देम आर गिल्टी ऑफ मर्डर, सभी मर्डर के लिए लायबल होंगे। ओनली हेड विल बी लायबल ऑफ मर्डर, head is guilty of murder while others of being a member of unlawful assembly. head जो है वो मर्डर के लिए गिल्टी होगा और जो अदर मेंबर्स हैं वो सिर्फ अनलॉफुल असेंबली क्रिएट करने के लिए लायबल होंगे, या फिर सभी सिर्फ अनलॉफुल असेंबली बनाने के लिए गिल्टी होंगे। तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस इस सिचुएशन के बेसिस पर चूज करो विच इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ देम आर गिल्टी ऑफ मर्डर। सी, यहाँ पे सभी कॉमन इंटेंशन शेयर कर रहे हैं, सभी जो है वो कॉमन इंटेंशन से शेयर कर रहे हैं क्योंकि सबके हाथ में वेपन है। सभी के हाथ में वेपन है, इसके हाथ में, तो जो हेड जो चल रहे थे उनके हाथ में गन है, लेकिन बाकी जो लोग चल रहे हैं सब दे ऑल वेर आर्म्ड विद क्लब्स। तो ऐसे में अगर ओपोनेंट की डेथ होती है तो ऑल ऑफ देम आर गिल्टी ऑफ लायबल, गिल्टी ऑफ मर्डर, क्योंकि सबका जो इंटेंशन है वो ऐसा तो नहीं था कि हम जस्ट पीसफुली जाएंगे और लैंड को पोजेशन करेंगे, तो इनका इंटेंशन तो क्रिमिनल ही था क्योंकि देवर आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, इसलिए ऑल ऑफ देम आर गिल्टी ऑफ मर्डर। अगर इनके हाथ में वेपन्स नहीं होते
तो ऐसे केस में ये लोग सिर्फ अनलॉफुल असेंबली के लिए लायबल होते हैं। यानी कि अगर इनके हाथ में वेपन्स नहीं होता और इन्हें पता भी नहीं होता कि जो इनका हेड है वो गन कैरी कर रहा है, तो ऐसे केस में वो लोग सिर्फ अनलॉफुल असेंबली के लिए लायबल होते और जो हेड है वो मर्डर के लिए गिल्टी होता। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, सिचुएशन समझ में आ रही है कि कौन से केस में कब लायबल होगा। इसी तरह के सिचुएशन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप सर्कमस्टांसेस बेस्ड क्वेश्चन को ना माइंड अप्लाई करके उसे प्रैक्टिकल बेसिस पर समझने की कोशिश करनी। इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है, इसमें जस्ट थिंक, माइंड को अप्लाई करना है और लीगल थिंकिंग को अप्लाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेयर प्रेजेंस एट द सीन। कोई एक क्रिमिनल सीन है और आप उसमें जस्ट प्रेजेंट हो, आप जस्ट वहां पर प्रेजेंट हो, तो ऐसे केस में आपकी लायबिलिटी क्या होती है? Does make the member of unlawful assembly if he shared the common object of unlawful assembly. आप भी लायबल होगे फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली अगर आपका भी कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन है जो कि उस अनलॉफुल असेंबली का है। ठीक है, या फिर आप यू विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, आप तो जस्ट बाहर खड़े हो, तो इसलिए आप उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर नहीं कहलाओगे, या आप मेंबर कहलाओगे, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होगा, कुछ अलग ही ऑप्शंस है। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। आंसर इज A, that is does make the member of unlawful assembly if he shared the common object of unlawful assembly. अगर आप किसी क्रिमिनल सीन में प्रेजेंट हो और आपका कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट भी वही है जो कि उस अनलॉफुल असेंबली का है, यानी लोग इकट्ठा हुए हैं, 5 से ज्यादा लोग, है ना, 5-10 लोगों की भीड़ है और आप भी वहीं पर खड़े हो। आप तमाशा देखने के लिए नहीं खड़े हो, आप इसलिए खड़े हो, इनके सपोर्ट में खड़े हो, क्योंकि आप भी जो है वो कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन शेयर कर रहे हो, तो इस वजह से आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर कहलाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे 5-10 लोगों की भीड़ है और आप सेपरेट यहाँ पर खड़े हो बस ये देखने के लिए, यू आर जस्ट वॉचिंग, ठीक है, और आपका कोई कॉमन इंटेंशन भी नहीं है और कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट भी नहीं है, तो आप अनलॉफुल असेंबली के मेंबर नहीं कहलाओगे। और आप मेंबर तभी कहलाओगे अगर आप कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन शेयर कर रहे हो उस अनलॉफुल असेंबली के साथ। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट कि आप तभी उस अनलॉफुल असेंबली के मेंबर कहलाओगे अगर आप कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन शेयर कर रहे हो। वेरी क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 persons went to the house of K armed with clubs to beat K. 5 लोग K के हाउस में गए उनको मारने के लिए। Among those, one A was carrying a pistol. A के हाथ में पिस्टल थी जो उसने छुपा रखा था अपने कपड़ों के बीच में। During beating, A fired a shot resulting death of K. मारते मारते बीच में A ने क्या किया, गन निकाली और K को फायर कर दिया, उन्हें शूट कर दिया और K की डेथ हो गई। अब ऐसे केस में क्रिमिनल लायबिलिटी, किसकी क्रिमिनल लायबिलिटी क्या क्या बनती है? All of them will be liable for beating K. वो सभी K को सिर्फ मारने के लिए लायबल होंगे। All of them will be liable for causing death as they all were the members of unlawful assembly. सभी उस unlawful assembly के मेंबर थे, इसलिए सभी लायबल होंगे K की डेथ के लिए। सिर्फ A लायबल होगा K की डेथ के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसी टाइप का सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हमने पहले देखे थे, तो ये क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। The answer will be C, ओनली A विल बी लायबल। जैसे हमने डिस्कस करा कि ये लोग वेपन्स के साथ तो थे लेकिन गन किसी के पास नहीं थी, ठीक है, तो गन सिर्फ A के पास थी और वो भी उसने छुपा रखा था, बाकी मेंबर्स को पता नहीं था। तो यहाँ पे हम इन्हें कल्पेबल होमिसाइड के लिए तो लायबल मान सकते हैं ना, कल्पेबल होमिसाइड या फिर ग्रीवियस हर्ट, इस टाइप की सिचुएशन होती तो हम सबको लायबल मानते। लेकिन यहाँ पर A की डेथ हो गई है और वो भी K की डेथ हो गई है, और वो भी किसकी वजह से हुई है, A ने गन से उन्हें शॉट किया, तो इसीलिए सिर्फ A लायबल होगा डेथ के लिए, बाकी के लोग A की डेथ के लिए लायबल नहीं होंगे। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव बेस्ट रिस्पॉन्स। अब सिचुएशंस को समझ करके सेम थिंग इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। A एंड B हैव बीन मैरिड फॉर सम टाइम। A और B हस्बैंड वाइफ से दोनों की शादी हुई थी। ड्यू टू एक्यूट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम सुसाइड कमिट कर लेंगे। A इसके लिए पॉइजन लेकर आया और दोनों ने उस पॉइजन को इनटेक किया।
लेकिन ए पॉइजन पीने के बाद भी हस्बैंड जो है वो बच गया, बट जो वाइफ है उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे केस में किसकी क्या लायबिलिटी बनती है? ऑप्शन ए इज लायबल फॉर अबेटमेंट। A, by deciding to commit suicide with his wife, has abated her by counseling to commit suicide. A, abatement of suicide के लिए liable होंगे क्योंकि A ने डिसाइड किया कि वो सुसाइड कमिट करेंगे, इसकी वजह से B, उनकी जो वाइफ है वो भी इन्फ्लुएंस हो गई, अबेट हो गई सुसाइड करने के लिए। यहाँ पे A ने सुसाइड कमिट करने के लिए B को काउंसिल किया यानी कि बेसिकली मोटिवेट किया कि मैं तो कर रहा हूँ। मोटिवेट और काउंसलिंग ऐसे ही होते हैं ना कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, ये अच्छी है, चलो तुम भी करो। तो सेम चीज इस केस में भी है कि ए ने डिसाइड किया कि हम सुसाइड कमिट करेंगे और इसकी वजह से बी, उनकी वाइफ जो है वो मोटिवेट हो गई कि हाँ ठीक है चलो प्रॉब्लम है तो हम भी सुसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज ए इज लायबल फॉर मर्डर एंड नॉट फॉर अबेटमेंट। अब ए की लायबिलिटी मर्डर के लिए है, यहाँ ए तो बच गया लेकिन बी उसकी वाइफ की तो डेथ हो गई, इसीलिए ए को मर्डर के लिए लायबल माना गया है। वेयर द पार्टीज म्यूचुअली अग्रीड टू कमिट सुसाइड एंड वन ओनली अकॉम्प्लिश्ड दैट ऑब्जेक्ट दिस सर्वाइवर विल बी गिल्टी ऑफ मर्डर एंड नॉट फॉर अबेटमेंट ओनली। दोनों ने मिलकर सुसाइड कमिट करने के लिए सोचा था, लेकिन जो बच गया वन जो था उसमें से ए जो था वो बच गया, इसलिए उसे गिल्टी ऑफ मर्डर माना जाएगा कि ए ने बी को मारा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन इज A is neither liable for murder not for abatement but attempting to murder his wife। क्या उस पर attempt का चार्ज लगेगा वाइफ के मर्डर के लिए, या फिर A is liable for murder and abatement for murder। A के लिए A पे मर्डर और अबेटमेंट ऑफ मर्डर दोनों का चार्ज लगेगा। The correct option is A। A is liable for abatement। जब सुसाइड की बात करते हैं तो सुसाइड में दो टाइप की चीजें आती हैं। पहले तो जिसकी डेथ हो गई, जिसने सुसाइड कंप्लीट कर लिया, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसमें अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का कॉन्सेप्ट है और अटेम्प्ट टू सुसाइड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप बच गए तो आपको अटेम्प्ट टू सुसाइड के अंदर पेनल्टी दी जाएगी और नेक्स्ट अबेटमेंट के लिए भी पेनल्टी पनिशमेंट दी जाती है कि आपने किसी को सुसाइड के लिए इंड्यूस किया, मोटिवेट किया, उनको काउंसिल किया। तो इस सिचुएशन में ए जो है वो अबेटमेंट के लिए लायबल है, बी के डेथ के लिए अबेटमेंट के लिए लायबल है, क्योंकि ए ने बी को मोटिवेट किया, काउंसिल किया कि मैंने जो है मैं सुसाइड कमिट कर रहा हूं। तो बी बीइंग अ वाइफ, उनकी वाइफ होने की वजह से वो भी इन्फ्लुएंस हो गई और उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है हम सुसाइड कर लेते हैं। अब वो बाय लक ए तो बच गया लेकिन बी की डेथ हो गई, इसलिए ए विल बी लायबल फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। मर्डर के लिए लायबल नहीं होगा क्योंकि ए ने मर्डर नहीं किया है, ये सुसाइड की बात हो रही है क्योंकि सिचुएशन में क्लियर लिखा गया है कि अक्यूट फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से उन्होंने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की, इसलिए मर्डर नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन हमारा था कि किस अबेटमेंट के लिए भी नहीं बट अटेम्प्टिंग टू मर्डर, तो अटेम्प्टिंग टू मर्डर भी नहीं होगा क्योंकि ए ने बी को पॉइजन दिया नहीं, ना कि ऐसा भी नहीं है कि अगर ए ने बी को पॉइजन दिया होता, जबरदस्ती दिया होता या बी को बिना बताए दे दिया होता या फिर बताने के बाद भी फोर्सफुली उसको पॉइजन दे दिया होता, तो ये सब चीजें मर्डर की कैटेगरी में आती है। यहाँ पर बी जो है, उनकी जो वाइफ है, वो वॉल्यूंटरीली उस पॉइजन को इनटेक कर रही है, अपनी मर्जी से इनटेक कर रही है, म्यूचुअल डिस्कशन के बाद इनटेक कर रही है, तो यहाँ पे मर्डर की सिचुएशन जो है वो अराइज नहीं होती, यहाँ पर क्लियरली सुसाइड की बात हो रही है। तो सुसाइड जो है उसमें अबेटमेंट है या फिर अटेम्प्ट है, इस तरह के ऑप्शंस को आप, जैसे अगर कंफ्यूजन हो ना तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं कि क्या जो है उसमें से नहीं हो सकता है। तो जब हम सिचुएशन को पढ़ रहे हैं, इसमें मर्डर का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आ रहा है क्योंकि क्लियरली लिखा गया है कि सुसाइड कमिट हुआ। अगर इसमें कंफ्यूजन होता तब हम मर्डर वाले ऑप्शंस पे जाते, तो सबसे पहले जो मर्डर वाला ऑप्शन है हम उसे ही कैंसिल कर देंगे। तो जैसे ही तीनों मर्डर वाले ऑप्शंस को हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारा जो ऑप्शन बच गया दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज द बेसिक टिप्स कि आप ऑप्शंस को कैसे चूज करोगे जब आप कंफ्यूज्ड हो। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं कि क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शंस नहीं होगा। जैसे हमने केबीसी में देखा है ना 50-50 वाला ऑप्शन, तो सबसे पहले हम 50-50 वाला ऑप्शन अप्लाई कर देंगे कि इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है। तो जितने कम ऑप्शंस बचेंगे उतनी ज्यादा श्योरिटी रहेगी हमारे आंसर्स के करेक्ट होने की। तो these were the 5 MCQs on IPC, जिसमें आपको बेसिक समझ में आ गया कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अगर आप एमएड सेट, स्लैट, लॉ सेट या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लीगल रीजनिंग की कोर्स अनअकैडमी ऐप पर एक वेरी नॉमिनल प्राइस पर अवेलेबल है, तो आप प्लीज इस कोर्स को एनरोल करें और बेनिफिट उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू सून विद द न्यू वन।